हेलो साथियों, सभी का चैनल पर स्वागत है। हम लोग पिछली क्लासेस में वीडियोस में बात कर रहे थे जो एचईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनके बारे में। अभी तक हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस देख चुके हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख चुके हैं, जियोग्राफी में पूछे गए क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब साइंस के क्वेश्चंस जो थे वो बाकी है, जिन पर आज हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हरियाणा जीके में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी के टॉपिक्स पे भी हम लोग धीरे धीरे बात करते जा रहे हैं, किस प्रकार से कौन सी बुक से कहाँ से क्या पढ़ना है। ये वीडियोस भी पहले हम बना चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे जो साइंस में क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में। तो देखिएगा साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था एक साइंस में। बड़ा ही ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर करने की कोशिश भी कीजिएगा, अपने आप में आप कर पाते हैं तो। एक तरफ जो है प्रोसेस है और दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। प्रोसेस क्या है? मोल्टिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वो चीज सेम लिखी हुई है। मोल्टिंग को मोल्टिंग इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। मोल्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ शेडिंग आउटर लेयर, यानी जो आउटर लेयर होती है बॉडी का उसको शेड करना, उसको छोड़ना। तो यानी बाहरी परत को छोड़ने की प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए का आपका 4 होने वाला है। तो ए का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 4। ए का करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो ए के साथ मिला दो 4 को, आंसर तो निकल गया इतने में। उसके बाद रीलिंग क्या होता है? रीलिंग जो है वो क्या है? रीलिंग प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम कोकून्स। कोकून्स जो होते हैं, कोकून से यानी रेशम जो है निकालने की प्रक्रिया है। तो रेशम के जो निकालने की जो प्रक्रिया है तो वो आपका रीलिंग है, यानी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम कोकून्स। कोकून्स आप लोग देखोगे ना, छोटे छोटे जो रेशम के आपके कीड़े बोलते हैं इनको, जो भी आप चीज कहते हो उसको, तो वो कोकून्स है। उनसे फिर उनको जो है पानी में डाल के उनको सिंगल थ्रेड में डाल के और वो सिंगल थ्रेड में करना जो है, दैट इज द रीलिंग। तो रीलिंग के लिए बी का आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद है सीयरिंग। सीयरिंग क्या होता है? सीयरिंग जो है वो आपकी जो भेड़ वगैरह है उनकी ऊन जो आप बनाते हैं तो उसके लिए उनकी बॉडी को सीयर किया जाता है, यानी जो आउटर उनका जो ऊन होती है उसको निकालने के लिए सीयरिंग होता है। तो इसको क्या बोलोगे? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वुल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो ये आपका सी का 2 हो जाएगा, यानी किसी जानवर के शरीर से ऊन उतारने की प्रक्रिया। तो सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ए का क्या था? 4 था। तो आंसर तो आपका मिल गया, बी इज द करेक्ट आंसर। डी का आपका 3 हो जाएगा, यानी स्कोरिंग जो है वो क्या होता है? प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द रो सीयर्ड वुल टू गेट रीड ऑफ ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट। उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है। तो स्कोरिंग वो होता है, या स्काउरिंग भी बोलते हैं इसको। तो स्काउरिंग या स्कोरिंग जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द रो सीयर्ड वुल टू गेट रीड ऑफ ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट, दैट इज द स्कोरिंग, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया सेकंड नंबर पे। क्या पूछ रहा है? पहले तो देखो एक चीज का ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है कि ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आर फॉल्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी गलत कौन सी है ये बताना है। देखो बच्चा जो है बहुत सारी जगह पे ये गलतियां करते हैं हम लोग, कि हम लोग ट्रू या फॉल्स नहीं देखते और उसके चक्कर में 5-6 क्वेश्चन गलत। और वही तो है, आते आते गलत हो गए। फॉल्स पूछा था, पता था सब कुछ, लेकिन ट्रू मान के माइंड में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और वहीं से आपकी तो गड़बड़ हो गई। और इतना ही आपको कट ऑफ से बाहर करने के लिए काफी है। एक एक क्वेश्चन, इवन पॉइंट्स पे मार्किंग जो है उसका फर्क पड़ जाता है। 0.25 से भी आप पीछे रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से उस टाइम पर पूरा अटेंटिव माइंड से आपको जो है ना अटेम्प्ट करना पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखें। तो इसमें पूछा इन्होंने फॉल्स, तो इस बात को ध्यान में रखना है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आर फॉल्स, ये पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तुएं। एकदम सही है पहली स्टेटमेंट, कोई एरर नहीं है इसके अंदर, तो करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है कि द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। नो, इट नेवर डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। कुछ भी गिरा रहे हो आप, सेम है सबके लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो आपका पुल लग रहा है उसके ऊपर, या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो तो सेम लग रहा है 9.81, ठीक है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स फाइनल वेलोसिटी v बिकम्स 0।
एकदम करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली करेक्ट है, तीसरी करेक्ट है। आपसे क्या पूछा था भाई साहब ने, पूछा था कि गलत कौन सी है वो बताओ। तो गलत इसमें कौन सी बच गई, एक गलत बच गई, टू, केवल टू जो है वो गलत है, यानी बी इज द रॉन्ग। तो आपसे गलत पूछा है तो वही ध्यान से देना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 and 3 आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट लगा देंगे, बट ए करेक्ट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। समझ रहे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखकर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हिंदी में भी आपके सामने है और इंग्लिश में भी आपके सामने, दोनों में आपके सामने है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विकल्प तो सेम रहने वाले, हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं बदलेगा, बाकी स्टेटमेंट आपको दिखनी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स इज ट्रू? क्या बताना है, सच क्या है इसमें, सही क्या है, सही उत्तर देना है आपको इस बार। तो कौन सी जो है इनके बारे में बात सही है, कथन सत्य है, ये बताना है। ठीक है, किसके बारे में, कवक और सरल पौधों में अलैंगिक प्रजनन संरचनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो पहला क्या है कि जूस्पोर्स आर फ्लैगलेटेड मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए पेरेंट सेल कॉल्ड जूस्पोरेंजिया। ठीक है, ये बात तो एकदम करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर बोल रहा है कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस सिंगली और इन चेन्स बाय कंस्ट्रिक्शन एट द टिप और लेटरली ऑन स्पेशल लाइफेल ब्रांचेस कॉल्ड कोमोडियोफोर्स। एकदम सही है, दिस वन इज ऑल्सो, यानी कोनोडिया अचल बीजाणु होते हैं जो एकल अथवा सिरे पर संकुचित श्रृंखला के रूप में अथवा पार्श्व रूप में हाइफा के कोनेडियोफोर नामक विशेष शाखाओं में जो है बनते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, पहली और स्टेटमेंट दूसरी दोनों करेक्ट है। तो पहली दूसरी करेक्ट जो है कोई से ऑप्शन में नहीं है, एक में ही है, पहली दूसरी। अब तीसरी और पढ़ लेते हैं। तीसरी में क्या बोल रहा है कि जेम्यूल्स जो है, जेम्यूल्स आर एंडोजीनस बड दैट आर सिंपली ए कॉपी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड। नीचे लिखा हुआ हिंदी में, जेम्यूल्स अंतर्जात कली है जो मूल नाभिक की परती होती है जिसमें थोड़ी मात्रा में सुरक्षात्मक आवरण से घिरा कोशिक द्रव्य होता है। कौन सा करेक्ट है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों ही करेक्ट है इसके अंदर, वो आपकी 1 2 3। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। ये आपको इस प्रकार से करना था अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसलिए साइंस जो है थोड़ा सा आपको इस प्रकार की चीजें जब पूछी जाती है तो उसी अप्रोच से ही पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है ना, पढ़ते टाइम में बेसिक चीजें नहीं पूछ रहा है तो आपको उसी प्रकार से कि किन चीजों पर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो उसी तरह से अप्रोच भी वैसी बनाओ पढ़ते टाइम। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे क्या आंसर, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसी अप्रोच से क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, तो उसी अप्रोच से आपकी पढ़ने की भी वो अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट में चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपके सामने, सोचो आंसर्स इसके बारे में। पहला है आपका कि नोरेथिंड्रोन, नोरेथिंड्रोन जो है वो क्या है, इधर जो केमिकल कंपाउंड्स दे रखे हैं उस तरफ यूजेस दे रखे हैं, तो मिलान करना है। केमिकल कंपाउंड्स का यूज क्या है उनको मिलान करना है। तो नोरेथिंड्रोन जो है वो क्या है, दैट इज एन एंटी फर्टिलिटी ड्रग और एंटी डिप्रेसेंट एज ए ड्रग। इन दोनों में से है तो ये ड्रग कोई ना कोई, तो क्या आएगा, इसका आएगा आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो इससे एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एलिटेम। क्या है एलिटेम, क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। तो एलिटेम हो गया, ये तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। तो बी इज द थर्ड जो है यूज, तो बी का जो है वो आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज होता है। उसके बाद आपका फिर आता है सेटिल ट्राइमिथाइल मोनियम ब्रोमाइड। क्या है, सेटिल ट्राइमिथाइल मोनियम ब्रोमाइड, ये क्या है, इसका आपका करेक्ट हो जाएगा कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका है फेनल्जीन। फेनल्जीन क्या है, तो फेनल्जीन एंटी डिप्रेशेंट ड्रग, डिप्रेशन में कोई रहता है तो उसको फेनल्जाइन जो है वो दिया जाता है। तो फेनल्जीन जो है आपका दैट इज द एंटी डिप्रेशेंट ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर अब आप लोग देख लो क्या हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ए का 2, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। ठीक है, इस प्रकार इसमें से अगर आपको 1 2 भी आता है तो भी आप एक का मिलान कर लेते हैं तो आंसर निकल जाते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन एक का निकालने के लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, एक का निकालने के लिए सही वो भी तो बैकग्राउंड में पढ़ा हुआ होना चाहिए ना बच्चा, तभी तो
निकाल सकता है। ठीक, सो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, आंसर सोचने का प्रयास करो, कमेंट में डाल नहीं सकते आप, लाइव क्लास तो है नहीं अपनी अभी। ठीक है, तो डायरेक्ट अपने मन में ही सोचो कि पहला स्टेटमेंट क्या है, डॉडर, इसके बारे में ट्रू बताना है सबसे पहले। तो कौन सा सही कथन सत्य जो है उसके बारे में बताना है। तो ये आपको सबसे पहले देखना है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि सही बताना है गलत बताना है। ठीक है, तो डॉडर इज ए प्लांट पैरासाइट। डॉडर क्या होता है, अमरबेल भी बोलते हैं इसको, डॉडर। ठीक है, तो अमरबेल के बारे में, डॉडर इज ए प्लांट पैरासाइट विच हैज स्पेशल सकिंग रूट्स कॉल्ड होस्टोरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। एकदम सही बात है, डॉडर एक पादप परजीवी है जिसमें परपोषी पौधे से भोजन के अवशोषण के लिए होस्टोरिया नामक विशेष चूसने वाली जड़ें होती है। आप लोग अमरबेल जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अगर आप देखोगे तो येलो कलर की जो है ना, इस प्रकार से एक जाल सा बन जाता है कई बार पौधों के ऊपर की तरफ, अगर आप लोग देखो किसी किसी पेड़ों के ऊपर। दूसरा क्या है, डोडर इज ए वाइन लाइक पैरासाइटिक प्लांट एंड इज एसेंशियली लीफलेस। बिल्कुल लीफलेस होता है, पत्ते रहीन होता है ये। डोडर एक बेल जैसा परजीवी पौधा और अनिवार्य रूप से पर्ण रहित होता है। एकदम सही है, पहली स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड ट्रू। मेनी स्पीसीज ऑफ डोडर कोज वीड प्रॉब्लम्स इन द हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। एकदम सही बात है, डोडर की कई प्रजातियां उद्यान कृषि उद्योग में खरपतवार की समस्या का कारण भी है। एकदम करेक्ट है, नो डाउट। वंस द डोडर प्लांट गेट्स अटैच्ड इटसेल्फ टू द होस्ट प्लांट इट लूजेस इट्स रूट सिस्टम। बिल्कुल, चौथी स्टेटमेंट भी, एक बार जो है डोडर पौधा परजीवी पौधे से जुड़ने के बाद अपनी जड़ प्रणाली को खो देता है। देयर इज नो डाउट, चारों की चारों स्टेटमेंट सही थी इसके अंदर। डी इज द करेक्ट आंसर, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग देख पा रहे हैं ना, मैं इसलिए ज्यादा साइड में हूं ताकि ये पीडीएफ आप देख पाए प्रॉपर। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला देखिएगा आप क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। लगाइए करेक्ट क्या होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। कथन और कारण के क्वेश्चन है, तो बताओ जरा। एसर्शन क्या है, व्हेन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद ए कांस्टेंट स्पीड, इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सैटेलाइट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। बिल्कुल सही बात है, जब जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जब चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज होती है। ट्रू है ये बात, एकदम सही है, इसमें कोई कथन में कोई दिक्कत नहीं, कथन एकदम करेक्ट है इसका। ठीक है, कारण में फिर क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ कीप्स द सैटेलाइट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड इट। जो आपकी क्या है कि जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल है उपग्रह को अपने चारों ओर वृत्तीय कक्षा में रखता है। एकदम सही बात है, आप लोग देख रहे हो ना, सैटेलाइट्स हम लोग छोड़ रहे हैं, जैसे मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, इसके अलावा हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी तो बहुत सारी छोड़ते हैं, है ना, तो वो अर्थ के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व कर लेती है, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो आर भी सही है और आर ए की जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों में ही करेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में मैंने लगा दिया। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट और आर ए की सही व्याख्या है। क्लियर है, नेक्स्ट चलिएगा अगला क्वेश्चन। सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में आपको थोड़ा सा साइंस एंड टेक का विषय है ये, लेकिन ये साइंस में फिजिक्स के अंदर ही पढ़ लोगे आप, इसके अंदर साइंस एंड टेक जैसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार के लिए अगर बात करें हम लोग, तो आपका चंद्रयान 3 वगैरह बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी है जो कि स्पेस फील्ड के अंदर जो है इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको उन पर एक नज़र जरूर मारनी चाहिए। और इंडिया का स्पेस मिशन है, इस तरह की चीज़ों को जो है ना करंट अफेयर से लिंक करके थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। राइट, तो एक बार करंट अफेयर में जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है तो उसको जरूर देख लेना है थोड़ा। ठीक है, स्पेशली चंद्रयान 3 के बारे में, इंडिया के स्पेस मिशन के बारे में, गगनयान के बारे में, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आर ट्रू। तो क्या बताना है, सही बताना है। इसमें क्या बताना आपको, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला बोल रहा है कि ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है ये। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्रीन। एकदम सही बात है, इसको सेक्रीन भी कहते हैं हम लोग। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड इज अबाउट 100 टाइम्स एज स्वीट एज कैन शुगर। ना जी ना, गलत बात है। ये एक और होता है, एस्पार्टेम करके होता है, तो वो आपका 100 टाइम्स होता है, ये 500 टाइम्स से भी ज्यादा होता है जो आपका
ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड है। तो जो आपका तीसरा स्टेटमेंट बोल रखा है ये गलत है, पहला दूसरा सही है। तो ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड जो है उसको सेक्रिन भी कहा जाता है और पहला प्रचलित कृत्रिम मधुरक भी है ये। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 होना चाहिए। इन्होंने ट्रू पूछा है तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी में है। डी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राइट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो और पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ सोप्स आर ट्रू? साबुन के बारे में पूछ लिया। अब आपको साबुन बनानी भी आनी चाहिए, है ना? एचसीएस के पेपर के लिए साबुन का भी पता होना चाहिए। ठीक है, बट क्या है, बहुत ही आसान तरीके से पूछा होगा। लेकिन आसान क्या है, जिसको साइंस से डर लगता है उसके लिए साबुन के बारे में इतना बात कर रहा है वो वहीं पे डर जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ेगा, बहुत ध्यान से चीज़ों को करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो एक आधी स्टेटमेंट ऐसी पकड़ ले और ऑप्शन उसका ठीक लग जाता है तो हो जाएगा। अदरवाइज साइंस जो है, अच्छा दूसरी चीज़ और, आप लोगों को अगर साइंस से ज़्यादा डर है, किसी को बहुत ज़्यादा समस्या है और इतने कम टाइम पे नहीं कर सकता है, तो फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हरियाणा जीके वाला पोर्शन और करंट अफेयर की स्कीम्स वगैरह उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना है ना, उनको बहुत अच्छे से करना। किसी को अगर ये हो सकता है, किसी को बहुत बड़ा फोबिया कि नहीं सर पूरी जिंदगी ह्यूमैनिटी पढ़ी है, साइंस नहीं पढ़ सकता, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि फिर वो साइंस ही पढ़ रहा है बाकी सब सब्जेक्ट्स को भूल गया, ये दिक्कत ना हो जाए। पढ़ सकता है दैट्स गुड, लेकिन नहीं पढ़ सकता है तो वो 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं अगर, तो करंट अफेयर वाले साइंस एंड टेक के उसके मैनेज हो जाएंगे। कुछ एक साइंस का भी क्या पता लिंक मिल जाए उसको, तो 1-2-3 क्वेश्चन तो फिर भी ठीक कर देगा, लेकिन बाकी की चीजों से वो पिछड़ ना जाए, है ना? तो इसके लिए साइंस अगर नहीं हो रही है, किसी को बहुत बड़ा फोबिया है, तो इतने कम टाइम के अंदर डरने की जरूरत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बनाओ, ठीक है ना? लेकिन कर सकता है तो और चीजें अच्छे से हो रखी है तो फिर करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिटिव चीजें हैं ये, इनके अंदर जो है ना एक एक मार्क की भी वैल्यू है, देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, ट्रू कौन सा है कि ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। बोल रहा है इथेनॉल में साबुन को घोलकर और फिर अतिरिक्त विलायक को वाष्पित करके पारदर्शी साबुन बनाए जाते हैं। जो ट्रांसपेरेंट सोप्स होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये बात एकदम सही है कि इथेनॉल में साबुन को घोलकर और अतिरिक्त जो उसके अंदर सॉल्वेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इवेपोरेट करवा दिया जाता है। तो एकदम सही बात है, नो डाउट। फिर बोल रहा है सेविंग सोप्स कंटेन फिलर्स लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे साइंस का क्या पता, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर बोरेक्स देख लिया मैंने। बोरेक्स में जो है दिक्कत है, क्योंकि बोरेक्स जो है वो स्टेन रिमूवर होता है, यानी दाग धब्बे अगर निकालने हैं कपड़ों पे से तो जो है वो आपका यूज होता है बोरेक्स। तो बोरेक्स तो सर्फ में यूज होना चाहिए या कपड़े धोने वाली साबुन में होना चाहिए। ये सेविंग में साबुन में क्या करेगा? तो इसने पूछा है सेविंग सोप्स के बारे में, तो इसलिए जो है यहां पर दिक्कत हो गई, ठीक है ना? तो इसलिए जो है यहां पर दिक्कत हो गई, तो बोरेक्स तो इस्तेमाल नहीं होगा, ग्लिसरीन वगैरह यूज होता है इसके अंदर, तो इसलिए जो है वो चीज, तो बोरेक्स वाली बात गलत होगी, तो दूसरी स्टेटमेंट जो है यहां पर अपने आप ही गलत हो गई। फिर बोल रहा है सोप चिप्स आर मेड बाय रनिंग ए थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑन टू ए कूल सिलेंडर एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सोप्स इन स्मॉल ब्रोकन पीसीज। बिल्कुल सही बात है, एक कूल सिलेंडर जो है उस पर, ठंडे सिलेंडर के ऊपर जो है उसको जो है ना रख दिया जाता है और उसके बाद उसको चिप्स में काट दिया जाता है, तो उस प्रकार से साबुन बनाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, साबुन के चिप्स पिघले हुए साबुन की एक पतली शीट को ठंडे सिलेंडर पर चलाकर और साबुन के छोटे छोटे टुकड़ों में खुरच कर बनाए जाते हैं। तो ये बात स्मॉल ब्रोकन पीसीस, ये बात सही है। तो 1 और 3 आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा था तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नो डाउट। क्लियर है ना ये चीज? नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिट पिक्चर पेज एडजस्टमेंट क्यों आ गया भाई? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फिजिक्स का क्वेश्चन है अगेन। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर ट्रू। कथन सही बताना है, पहले तो ट्रू और फॉल्स को अच्छे से देखना है। इसमें गलती कर दी तो मान के चलिए आपकी वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, ठीक है ना? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है, इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ए बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड, बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी remains constant and the direction of motion changes continuously.
तो देखिएगा स्टेटमेंट पहली क्या बोल रहा है कि एक समान रेखीय जो आपकी चीजें हैं, एक समान रेखीय जो आपकी, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, गति में एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक ही दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर रहती है लेकिन गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। देखो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो सेम डायरेक्शन में चलती है तो कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो वहां पे स्पीड ऑफ द बॉडी जो है रिमेन्स कांस्टेंट, एकदम सही है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ द मोशन जो है चेंजेस कंटिन्यूअसली। डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज होगी ना जब सर्कुलर में, और लीनियर में जा रही है तो सीधी जा रही है, देयर इज नो डाउट। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी, दिक्कत है नहीं। दूसरा बोल रहा है इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देयर इज एन इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म में क्यों होगा भाई वेलोसिटी चेंज, बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। उल्टा बता रखा है, गलत हो गई स्टेटमेंट जो है उसने उल्टा बना के रख दिया है सर। ए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, फिर से अगेन उल्टा है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एन एक्सीलरेटेड मोशन बट ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। ऐसे बनाना था, उल्टा बना दिया इन्होंने, तो ये उल्टा लिख दिया दोनों का, ठीक है ना। जहां पे नोट लिखना था वहां पे तो नोट लिखा नहीं, अगले पे लिख दिया तो गलत हो गया, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट दूसरी और तीसरी गलत हो गई। तो हमसे ट्रू पूछा था तो एक ही सही है, हमें तो एक ही मिली है, वन ओनली करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगले पे चलिएगा, नेक्स्ट दिस वन क्या बोल रहा है कि बायोटिक रिसोर्सेज आर द सोर्सेज। बायोटिक्स रिसोर्सेज कैसे रिसोर्सेज होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एटसेट्रा। सही बात है, कोई डाउट नहीं है। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो तो रिन्यूएबल होंगे ना, जो फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से होंगे वो तो नॉन रिन्यूएबल क्यों होंगे, रिन्यूएबल होंगे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में गलत हो गया। आप लोगों को नहीं लग रहा है ऐसा? देखो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बोल रहा है कि आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल, तो ये रिन्यूएबल लिखना था। तीसरा बोल रहा है द रिसोर्सेज दैट अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्सेज। देखो कितना गलत लिखा है इन्होंने। वे संसाधन जो बहुत लंबे भूगर्भीय समय में होते हैं, उनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, वो नवीकरणीय। फिर नवीकरणीय किस बात के हो गए भाई साहब, फिर तो नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो, अगर इतना टाइम लगता तो तीसरी स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों गलत हो गई है। तो इसने पूछा क्या था अपने से, फॉल्स, तो फॉल्स बता दो, 2 and 3 बोथ आर फॉल्स। दूसरी और तीसरी दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है, देखो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, बट उतना ही उस टाइम पे इतना अटेंटिव माइंड आपका रहना बहुत जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो व्यक्ति कर लेगा अटेंटिव माइंड, अगर साइंस नहीं भी पढ़ा है तो भी ढंग से कर लेगा, ट्रू फॉल्स वगैरह ठीक से पढ़ के और अच्छे से आंसर करेगा तो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये रहा सामने आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये दिख रहा है क्या आपको पूरा, ये रहा। देखो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने का कोशिश करो, पढ़ो जरा। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है आपस में कि कौन सा जो है आपका किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या, सोवा रिग्पा। सोवा रिग्पा जो एक प्रणाली जो है, ये आपका मेथड जो है वो किस चीज से रिलेट करता है, सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये है सोवा रिग्पा से। तो सोवा रिग्पा क्या है, द बेसिक थ्योरी इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ the body and mind as the locus of treatment, antidote method of treatment through antidote medicines that cure the disease, pharmacology। ए का जो है डी करेक्ट है कि शरीर और दिमाग इलाज के केंद्र बिंदु है, एंटीडोट जैसे इलाज, एंटीडोट के जरिए इलाज का तरीका, रोग का निदान करने वाली और औषधीय तथा औषध विज्ञान मूल सिद्धांत है। यानी आपका जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका पहला जो है इसका डी हो जाएगा, पहले का तो डी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीधा जो है पहले का डी लगाते ही आपका शायद ऑप्शन आंसर तो बन जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरे का लगा के देख लो, सीधा क्या है, सीधा प्रणाली में क्या होता है, सिस्टम इज इवॉल्व्ड बेस्ड ऑन 96 टूल्स और प्रिंसिपल्स, दैट इज द थातुआज, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, थातुआ, विच इंक्लूड फिजिकल, फिजियोलॉजिक, साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो सीधा जो है ये प्रणाली होती है। उसके बाद यूनानी क्या होता है, यूनानी आपका फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक इजिप्ट, अरेबिया, इंडिया, ईरान, चाइना एंड सीरिया। यूनानी ये आपकी है।
उसके बाद आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, हेल्थ इज ए प्री रिक्विजिट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ लाइफ, दैट इज धर्मा, अर्थ, कामा एंड मोक्षा। यानी क्या कहना चाहते हैं भाई साहब आयुर्वेदा में, कि जीवन के लक्ष्यों जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सेहत पहली जरूरत है। सेहत के बिना क्या करोगे? ए हेल्दी माइंड ऑलवेज बिलोंग्स टू ए हेल्दी बॉडी। तो इसलिए अगर आपका माइंड जो है हेल्दी रखना है तो पहले बॉडी को हेल्दी रखिएगा, ठीक है ना। तो सेहत बहुत जरूरी है, नो डाउट। तो 4 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये का इसका 4 था, और सीधा का जो है क्या हो गया? सी। दूसरे का आपका सी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा यूनानी, तीसरे का आपका क्या हो जाएगा? तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का ए हो जाएगा, यूनानी का ए हो गया। और चौथे का जो है वो हो गया, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी होना था। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, और फोर्थ का आपका हो गया बी। मिल गया, देखो ये मिल गया आपका। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ऐसे क्वेश्चंस तो बाद में भी बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आप लोग पढ़ते ही रहा करो, ठीक है ना, कि क्या मामला है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बचा हुआ है भाई? बस यही क्वेश्चन थे साइंस के, तो 11 क्वेश्चंस मिले साइंस के, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो बाकी अगली वीडियो के अंदर जो है हम लोग हरियाणा जीके वगैरह कुछ और जो क्वेश्चन है वो और ले आऊंगा मैं आपके सामने, और उसके बाद फिर एक तैयारी की और रणनीति बना लेंगे, किस प्रकार से चीज़ें और बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। टॉपिक वाइज जो है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं किस सब्जेक्ट्स में से, इसका भी देखेंगे वीडियोस, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं, बाय बाय।